चलिए तो आज का टॉपिक शुरू किया जाए, है ना। देखो, आज जो हम पढ़ेंगे एक स्पेसिफिक एक बुक में थ्योरी के हिस्से में भी दिया हुआ है, क्योंकि उससे कुछ और जानकारी हमें जानना था। अदरवाइज एक न्यूमेरिकल की तरह से भी इसको देख सकते हो, जो आज हम डील करने जा रहे हैं ना। सवाल ये है कि अगर एक बोहर्स एटॉमिक मॉडल पढ़े हो ना केमिस्ट्री में, हमारे मॉडर्न फिजिक्स में भी पढ़ाया जाएगा, इसी साल आपके सिलेबस के हिस्से में है, पर मेरे ख्याल से आप पिछले सालों में बोहर्स मॉडल केमिस्ट्री में पढ़ चुके होगे, एटॉमिक मॉडल। तो अगर बोहर्स मॉडल याद हो तो आपको बताया जाता है कि जो न्यूक्लियस होता है एक हिस्सा एटम का, जो कि सेंटर में कंसीडर करते हैं हम, और जिसमें सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, है ना। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, वो उसको रिवॉल्व करते हैं, यानी कि उसके चारों तरफ घूमते हैं। कुछ कुछ ऐसा समझ लिए प्लैनेटरी मोशन वाला फंडा, यानी कि जैसे सन के चारों तरफ बाकी प्लैनेट घूमते हैं, उसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं, है ना। ये क्लियर है सबको? ठीक है। तो अब सवाल इसमें ये अराइज होता है कि मैग्नेटिक मूवमेंट पढ़े हो गए, याद है ना, आई इंटू ए पढ़ाया गया था। आई इंटू ए, कोई अगर लूप बन रहा है तो उसमें अगर करंट चल रहा हो तो उसके वजह से एक मैग्नेटिक मूवमेंट का फिजिकल क्वांटिटी हमने डिज़ाइन किया था, याद आया कुछ? टॉर्क और पढ़ते समय जब हमने किसी भी रेक्टेंगुलर लूप में करंट जाने पर कितना टॉर्क बनता है, उस समय एक तो आपके फिजिकल क्वांटिटी बताया था मैग्नेटिक मूवमेंट, जिसको आई इंटू ए पढ़ा गया था, कैपिटल एम से लिखे थे, याद आया कुछ? याद आया ना। तो आज जो हमारे पास सवाल है एक, वो क्वेश्चन ये है कि अगर मान लीजिए इस तरीके का सिचुएशन हो जाए जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है जो कि अपने न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, जैसे कि बोहर ने बताया था, तो इसके घूमने की वजह से कितना मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट होगा उसका डिस्कशन हम करेंगे। समझ रहे हो सब लोग? सिचुएशन क्लियर है सबको, है ना। एक इलेक्ट्रॉन है जो कि अपने न्यूक्लियस के अबाउट घूम रहा है ना, रिवॉल्विंग में है, तो उसके घूमने की वजह से कितना उसके मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्रिएट होगा उसके डिस्कशन करेंगे, है ना। तो आप जो स्क्रीन में इमेज देख रहे हो, इसमें दो इमेज आपको दिखाया गया है, ठीक है, क्लियर। ये दो इमेज जो आपको दिखाया गया है, एक्चुअली ये दो अलग अलग एंगल से आपको दिखाया जा रहा है। समझ पा रहे हो सब लोग? ये दो अलग अलग एंगल से इसका प्रोजेक्शन मैंने किया हुआ है, ठीक है। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आप पहला इमेज जो देख रहे हो लेफ्ट साइड में, वो टॉप व्यू है। टॉप व्यू मतलब हम ऊपर से देख रहे हैं, तो हमको क्या दिखाई दे रहा है बताइए? कि जो नीला हिस्सा देख रहे हो ना बीच में, डार्क ब्लू, वो हमारे लिए न्यूक्लियस हो गया, और जो ब्लैक तुम देख रहे हो सर्किल, वो क्या हो गया? पाथ हो गया। किसका? इलेक्ट्रॉन के घूमने का, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसका जो सर्कुलर पाथ है वो मैंने बनाया है। और जो ब्राउन कलर से मैंने आपको दिखाया, देखिए इलेक्ट्रॉन दिखा रखा है, और ब्राउन एरो से क्या दिखा रखा है आप समझ गए होगे, इलेक्ट्रॉन के चलने का वेलोसिटी का हिसाब किताब किया गया है, ठीक है। जो आप टेंजेंशियल देख रहे हो एरो, वो क्या बता रहा है? इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। समझ रहे हो ना सब लोग? सिचुएशन क्लियर है पहला फिगर का, ठीक है। दूसरा जो आप राइट हैंड साइड में जो फिगर देख रहे हो, सेम चीज का ही फिगर मैंने बनाया है, लेकिन अब की बार मैंने काइट व्यू में चले गए हैं। काइट व्यू मतलब समझते हो ना ही पूरी तरीके से साइड से, ना ही पूरी तरीके से ऊपर से, ठीक है ना। जैसे चिड़िया को, बाज को, गिद्ध को जैसा दिखता है उस टाइप से दिखाया गया है, ठीक है ना। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सेम चीज को ही दिखाया गया है। इसमें दो अलग चीजों को मैंने और इंट्रोड्यूस किया। वो देखो, आप आई का डायरेक्शन देख पा रहे हो, गोल्डन ब्राउन जो एरो से मैंने दिखा रखा है करंट। करंट का डायरेक्शन मैंने उस तरफ कैसे बताया, तो आप जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज चलने का जो डायरेक्शन होता है उसके एग्जैक्टली उल्टा क्या माना जाएगा? कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन। कितने लोगों को याद है? मेरे ख्याल से सबको याद होगा। तो आप देख रहे होंगे कि जो ब्लू एरो है उससे मैंने इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी दिखा रखा है, इसीलिए हमने गोल्डन ब्राउन्स जो देख रहे हो वो क्या दिखा रखा है? करंट का, कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन, जो कि ऑफकोर्स इलेक्ट्रॉन के चलने के एग्जैक्टली हम उल्टा मानेंगे। सब लोग एग्री करते हो यहाँ तक, है ना? बहुत बढ़िया।
दो चीज और दिखाया है मैंने, एक म्यू से दिखाया, एक एल से दिखाया, कैपिटल एल से, है ना। ये क्या है वो समझो। वो दिखाया है मैंने कैपिटल एल से, जो देख रहे हो ना, उसको हम जो देख रहे हो वो क्या है हमारा, एंगुलर मोमेंटम। क्या है हमारे लिए वो, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम याद है, लीनियर मोमेंटम पढ़े होगे, एम इंटू भी होता है ना, मास इंटू वेलोसिटी लीनियर मोमेंटम होता है ना। और उसी का जब हम एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के साथ, तो हमें वो क्या दे देता है, एंगुलर मोमेंटम। याद है, एम भी इंटू आर, याद आया सबको, एम भी आर। आप जब केमिस्ट्री में एटॉमिक मॉडल पढ़े होंगे तब भी वो बोहर के समय भी ये चीज़ें बताई गई होंगी कि एंगुलर क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का एक फंडा आया होगा, याद है। एल बराबर आपको पढ़ाया गया NH/2 करके पढ़ाया गया होगा पिछले साल, याद आ रहा है सबको थोड़ा थोड़ा, है ना। बोहर के पोस्टुलेट पढ़े हो ना, दो उनके पोस्टुलेट्स थे कि इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा तो एनर्जी लूज नहीं करेगा अपने ऑर्बिट में, और दूसरा एक पोस्टुलेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम था कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो हमेशा इस तरीके से होगा जो कि NH/2 के बराबर हो। उसमें आगे आते हैं। खैर, तो एल से जो मैंने दिखाया है वो क्या दिखाया है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कैसे पता चलता है आप जानते होंगे, आर क्रॉस पी करो, आर क्रॉस पी। आर मतलब पोजीशन वेक्टर, है ना। तो देख रहे होगे जो सेंटर आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये जो सेंटर है आप देख पा रहे होंगे ये वाला, है ना। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो, ये सेंटर दिखाई दे रहा है सबको, ये वाला दिखाई दिया, है ना, जिसको मैंने डॉट कर दिया। यहां से आप देख सकते हो ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है। ये आर जो है ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। तो आर क्रॉस पी करो, दिमाग चलाओ। देखो इधर अगर आप मुझे देख सकते हैं तो आप इसको देखिए, देखिए ये मान लो पूरा सिचुएशन है हमारे पास, ठीक है। तो ये सर्कुलर लूप देख रहे हो, है ना। इलेक्ट्रॉन इसी तरीके से घूम रहा है, ठीक। अब बताओ, इलेक्ट्रॉन मान लो इस तरीके से घूम रहा है, ठीक है ना। ये ओरिएंटेशन सबको दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब ये बताइए, अगर इस पॉइंट पे देखो मैं, ऊपर वाले पॉइंट पे अगर ये इस तरीके से घूम रहा है तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हुआ। कितने लोग एग्री करते हो, ये हुआ आपकी वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर से इधर। और आपको पता है लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन वही होता है जो कि वेलोसिटी का होता है, ठीक है ना। तो पी का डायरेक्शन, पी से हम लीनियर मोमेंटम बताते हैं, याद है, एम इंटू भी। तो ये हो गया आपके लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन, समझ में आया सबको, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए। और आर क्रॉस पी करना है अब आपको, आर क्रॉस पी। देखो सेंटर से एक्सिस ऑफ रोटेशन से आर का डायरेक्शन ये हुआ कि नहीं हुआ, सेंटर ऑफ रोटेशन ये ना, ये वाला, यहीं पे तुम्हारा न्यूक्लियस है जहाँ पे आपको ग्रीन डॉट दिख रहा है। तो ये हो गया, ब्लैक पेन से मैंने दिखा दिया पोजीशन वेक्टर, और इधर क्या दिखा दिया मैंने, लीनियर मोमेंटम। तो आर क्रॉस पी करिए जरा ये आर रखेंगे, आर का डायरेक्शन यही है ना, सही है सब लोग। देखो मैं हथेली सही रखा हूँ कि नहीं रखा हूँ, ये आर के डायरेक्शन हुआ और ये पी का डायरेक्शन हुआ, है कि नहीं। तो आर क्रॉस पी कर दिया। देखो अंगूठा किधर खुलेगा, अगर मैं इस तरह से आपको दिखाने की कोशिश करूं आर क्रॉस पी, तो अंगूठा ऊपर की तरफ खुलेगा कि नहीं खुलेगा। अगर मैं इस एंगल से देख रहा हूं इसको, इस चूड़ी को, इस रिंग को देख पा रहे हो, तो कितने लोग समझ पा रहे हो कि ये आर हुआ और ये पी हुआ। तो आर क्रॉस पी, तो किधर अंगूठा खुलेगा, ऊपर की तरफ। कितने लोगों को समझ में आ गया, हाथ उठाना जरा, सबको आ गया, बहुत बढ़िया। तो इसीलिए जो ग्रीन लाइन से मैंने दिखाया है वो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन दिखाया है जो कि ऊपर की तरफ आ गया इस पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से, है ना। इलेक्ट्रॉन अगर उल्टा घूम रहा होता तो हमें एल नीचे बनाना पड़ जाता, ये बात समझ रहे हो ना। तो डिपेंड करेगा आप फिगर किस तरीके से बना रहे हैं, हमने जो फिगर ड्रॉ किया है उसके हिसाब से तो यही होने जा रहा है। ग्रीन लाइन से हम बताएंगे एंगुलर मोमेंटम, ठीक है लाला। चलिए अब एक चीज और याद करो, जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जब आपको बताया गया था तो आपको बताया गया था कि आपको जो एरिया वेक्टर कंसीडर करना है, एक्चुअली आई इंटू ए लिखने वाले हो, याद है, आई इंटू ए बराबर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये हमारे पास एक रिंग है जिसमें करंट चल रहा है, ठीक है। तो याद करो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, अगर मान लो करंट ऐसे चल रहा हो,
ठीक है। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर कंसीडर करोगे, तो मैंने बोला था आप राइट हैंड थंब रूल के लॉजिक के हिसाब से चलेंगे, यानी कि आप उंगली राइट हैंड की उंगलियों को करंट के हिसाब से रखिए, है ना, और अंगूठा खोलिए, तो अंगूठा जिधर पॉइंट करेगा वही हम उस पर्टिकुलर लूप के एरिया वेक्टर का डायरेक्शन मानेंगे। कितने लोगों को याद आ गया, क्लियर है, ठीक है। तो आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता है वो आप पढ़ रखे हो, आपको पढ़ाया गया I इंटू ए, और डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका डायरेक्शन वही माना जाएगा जो कि किसका है, एरिया का, और बताया गया था एरिया का डायरेक्शन आप वही मानेंगे जो कि करंट के नज़र से हमें समझ में आता हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्लियर है ना, कंफ्यूज नहीं करिएगा ना, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो दिमाग चलाओ, इस फिगर के हिसाब से हम अगर वापस चले, इसमें जो अभी हमारा फिगर है आपके सामने, ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि बताओ करंट के हिसाब से सेट करो जरा उंगलियों को, तो आप पाएंगे आपके मैग्नेटिक एरिया वेक्टर नीचे की तरफ आएगा। कितने लोग एग्री करते हो, क्योंकि आप करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के चलने के डायरेक्शन के उल्टा लेंगे, तो आप घुमा के देखिए उंगलियों को, तो आप पाएंगे कि वो किधर जा रहा है, नीचे के तरफ, ठीक है। सबको समझ में आया है ना, क्लियर है। तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा, सारे चीज़ें डायरेक्शन सबको क्लियर है ना। अब देखते हैं मैथमेटिक्स समझते हैं। अब आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि जैसे इस केस में है कि करंट इलेक्ट्रॉन के चलने के उल्टा मानेंगे, ठीक है ना। अच्छा, करंट का मतलब क्या होता है, सबको याद है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, ये बात सब एग्री करते हो। अच्छा, हमको ये बताओ, अगर हमारे पास इस तरीके का सिचुएशन है कि, ध्यान से देखना, ये मैं जो ब्राउन से दिखा रहा हूं, ये मान लो हमारा एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक, ये गोल गोल घूम रहा है, तो ये इस तरह से घूमता हुआ, यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ यहाँ तक पहुँचेगा, वापस पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, पहुँचेगा ना, ठीक है। हमको ये बताइए, आप करंट का डेफिनेशन जानते हैं, पर्टिकुलर जैसे कोई वायर होता है ना, वायर के केस में हम क्या करते हैं कि हम एक क्रॉस सेक्शन देखते हैं और देखते हैं इसमें से कितना चार्ज पास हुआ और उसको पास होने में कितना टाइम लगा, यही डिवाइड कर देते हैं, तो क्या मिल जाता है, आई मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है। बेसिक डेफिनेशन यही है। तो अगर मैं ये जो सर्कुलर पाथ है, यहाँ पे एक पॉइंट को पकड़ लूँ, देखो इस पॉइंट को मैंने पकड़ लिया, ठीक है ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला और घूम के यहाँ तक वापस पहुंचा, ठीक है ना। तो बताओ इस पर्टिकुलर पॉइंट से कितना चार्ज पास हुआ एक चक्कर घूमते समय, तो मैं बोलूंगा सर जो चार्ज पास हुआ है एक चक्कर कंप्लीट करने के बीच में वो ई के बराबर हुआ है। कितने लोग एग्री करते हो, अरे इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज ई के बराबर होता है, तो एक चक्कर में जब तक पूरा हुआ है तब तक इस वाले पॉइंट पे, जिसको मैं ब्राउन डार्क कर दिया हूं, यहाँ पे कितना चार्ज पास हुआ, ई चार्ज पास हुआ। कितने लोग एग्री करते हो, हाथ उठाइए, है ना, एक चक्कर में बात बस कर रहे हैं हम ना, एक सर्किल पूरा करने में कितना चार्ज पास हुआ, ई के बराबर। अच्छा ठीक है, अच्छा एक चक्कर पार करने में, एक चक्कर पूरा करने में टाइम कितना लगा होगा, टाइम पीरियड टी के बराबर, क्या मैं सही कह रहा हूं, एक चक्कर पूरा करने में टाइम लगेगा कैपिटल टी के बराबर, और टाइम बराबर क्या होता है आप जानते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे, तो टाइम कितना आएगा बताओ, डिस्टेंस कितना, एक चक्कर पूरा करने का मतलब होगा सरकमफेरेंस के बराबर डिस्टेंस तय कर लेना। एक चक्कर पूरा करने का मतलब ये हुआ, अगर सर्कुलर पाथ है तो एक चक्कर मतलब सरकमफेरेंस, तो हम लिखेंगे 2 पाई आर के बराबर डिस्टेंस हम कंसीडर करेंगे, ठीक लिख रहा हूं। और अपॉन आप लिखेंगे इसका स्पीड, तो इलेक्ट्रॉन कितने रफ्तार से चल रहा था, हमने माना था v रफ्तार से चल रहा था, तो हमने इतना लिख दिया, चलेगा। तो बताओ टोटल कितना करंट कितना हुआ बताओ, तो करंट बराबर हम लिखेंगे E और टाइम की वैल्यू आप लिखेंगे कितना, ये रहा 2 पाई आर, और भी नीचे आएगा तो इस भी को मैं ऊपर पहुंचा दूं, क्या मैं सही लिखा हूं, ऐसा ही आएगा, आएगा ना। तो ये हो गया हमारा करंट का वैल्यू, सही लिख रहा हूं, ठीक है। तो आप इसको नोट करिए तेजी से कि आप करंट का वैल्यू आपको पता चल गया। इस पूरे स्लाइड को नोट डाउन करो।
तो यहाँ तक आपने नोट डाउन कर लिया है। अब इसी के बाद आगे बढ़ते हैं। तो हमको ये बताओ, आप मैग्नेटिक मोमेंट का क्या फॉर्मूला आपने डेफिनेशन पढ़ा है, आई इंटू ए पढ़ा है ना। तो जो घूमने के वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, वो आप आई इंटू ए लिखेंगे, है ना। आई की वैल्यू आप पहले पता कर चुके हैं, आई की वैल्यू आप पहले पता कर चुके हैं, अभी अभी लिखे हो। तो ये मैंने आई की वैल्यू लिख दिया है ना। ये आपके आई की वैल्यू हो गया, और ये क्या हो गया, एरिया। एरिया तो आप जानते ही हो, पाई आर का स्क्वायर। सही लिख रहा हूँ, जो लूप बन रहा है उसका एरिया पाई आर स्क्वायर है। तो कुल मिला के आपके म्यू के वैल्यू कितना बन गया, ई भी आर बाई 2। सही है, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे होगा नहीं, ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए, इसको थोड़ा सा ना मैनिपुलेट करेंगे। ये जो आया है फाइनली, ये जो देख पा रहे हैं आप, इसको अगर मैं मैनिपुलेट करूं तो मैं देखो, अगर इसको m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, कर सकता हूं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मैंने डिवाइड भी कर दिया, चलेगा। तो ये बन जाएगा, देखो ये ऊपर इन तीनों को इकट्ठा लिखूंगा, एम भी आर को, तो ये बनेगा एम ई इंटू भी इंटू आर, और इलेक्ट्रॉन का अपना ई अलग से है ही है, चार्ज का वैल्यू, और अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या मैं सही लिख रहा हूं? सिंपली हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड हम मैथमेटिकली कर सकते हैं। ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, कितने लोगों को ये दिख गया, एम इंटू भी इंटू आर, ये कौन है, ये और कोई नहीं बल्कि कौन है बताओ, एंगुलर मोमेंटम है ना। एम इंटू भी लीनियर मोमेंटम हो गया, इंटू आर किए हो, तो एंगुलर मोमेंटम बना कि नहीं बना, है ना। तो कुल मिला के आपका जो सिचुएशन बना, तो ये आप समझ गए होंगे कि म्यू बराबर ये बन गया ई बाई 2m इंटू एल। क्या ये बात सब लोग एग्री करते हो? तो इस तरीके का सिचुएशन हमारे सामने आ चुका है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को नहीं है ना, ठीक है। अब बताइए, मैं अगर इस एल को इस तरफ भेजूं, ट्रांसपोज कर दूं, तो हमारा नजर आएगा ई म्यू एल, मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। म्यू से एक्चुअली मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बताएगा, जिसको आप एम से पढ़ रखे वही है, अपॉन नीचे मैंने एल लिख दिया, यानी कि एंगुलर मोमेंटम, बराबर आप क्या लिखोगे, ई बाई 2m। क्या मैं इतना लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? इतना ही आएगा, दोनों के रेशियो अगर निकालेंगे तो। अच्छा ये बताइए, इलेक्ट्रॉन के चार्ज कांस्टेंट नंबर होता है कि नहीं होता है? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है वो नंबर आप जानते हैं, कांस्टेंट नंबर होता है। और 2 तो पहले से एक नंबर है जो कि कांस्टेंट ही है, और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी एक कांस्टेंट नंबर ही होगा, होगा कि नहीं होगा। तो कुल मिला के कितने लोग समझ गए हो कि म्यू बाई एल, यानी कि मैग्नेटिक डाई, ऊपर वाला क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और नीचे है, नीचे क्या है, एंगुलर मोमेंट, है ना। अगर इन दोनों के रेशियो चेक करें तो E बाई 2m आ रहा है पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के, जो कि किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है। तो कितने लोग समझ गए कि ओवरऑल नंबर कैसा है, बताओ जरा। कांस्टेंट है, क्योंकि सारे नंबर 3 नंबर है, तीनों के तीनों कांस्टेंट है ना। तो इस कांस्टेंट को पढ़ा जाता है क्या, बताओ, देख रहे हो, गायरोमैग्नेटिक रेशियो, एंड इट इज अ कांस्टेंट। ये जो दोनों का रेशियो है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट और एंगुलर डाइपोल मूवमेंट का जो रेशियो है, फॉर अ इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ अ एटम, इज नोन एज गायरोमैग्नेटिक रेशियो। याद रहेगा, एग्जाम में आएगा, ऑब्जेक्टिव में लिख लोगे। अगर आपसे पूछा है गायरोमैग्नेटिक रेशियो किसको बोला जाता है, तो आपको ये दे देगा, दिस अपॉन दिस, या फिर उल्टा लिख देगा, एल अपॉन म्यू एल, या फिर कुछ और दे देगा, नन ऑफ दिस, या फिर ऑल ऑफ दिस, कुछ भी करके लिख सकता है। तो आप समझ जाओगे ना, क्लियर है। तो गायरोमैग्नेटिक रेशियो किसको बोला जाता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपॉन एंगुलर डाइपोल मोमेंट, एंगुलर मोमेंट किसके लिए, वो इलेक्ट्रॉन जो कि अपने न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है लाला, और जो कि अपने आप में क्या है, कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है ना, क्लियर। और ये रहा उसका वैल्यू, ये देख रहे होंगे आप, 8.8 इंटू 10⁻10 C पर kg। ये तो आप निकाल सकते हो, इलेक्ट्रॉन के ई का वैल्यू रख दो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो आप तेजी से नोट करिए इन बातों को, है ना। जो ये जो रेशियो आया है, गायरोमैग्नेटिक रेशियो, आप देख सकते हैं इसमें बराबर E बाई 2m आया है। यहाँ पे कहीं पे भी रेडियस या वेलोसिटी तो बचा ही नहीं है। तो ये कोई सा भी इलेक्ट्रॉन लो, किसी भी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन आप लीजिए, ये नंबर कैसा आएगा, कांस्टेंट ही आएगा। एम आई क्लियर, ठीक है, क्योंकि कहीं पे रेडियस और वेलोसिटी का जिक्र आया ही नहीं है, कट गया है, बचा ही नहीं है आपके कैलकुलेशन में, ठीक है ना। तो आप जैसे आपने वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वगैरह पढ़ा होगा ना, 1 2 3, तो वो ऑर्बिटल नंबर ही बताता है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, याद आया,
है ना, ग्राउंड लेवल, एक्साइटेशन लेवल, इस तरह से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, इस तरह से आपने पढ़ा होगा। कुछ चीज़ें याद है, कुछ चीज़ें आप भूल गए हैं, पर कोई नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्बिटल पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, जो गायरोस्कोपिक रेशियो है, गायरोमैग्नेटिक रेशियो है, वो कांस्टेंट नंबर आ रहा है, इसलिए लिखा गया है कांस्टेंट है, ठीक है ना। अच्छा चलो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। आप देख सकते हैं ये नंबर जाना पहचाना शायद आपको लगे, अगर आप भूले नहीं होगे तो, क्योंकि चैलेंज यही कि आप भूले ना हो। ये पहचाना हुआ लग रहा है कुछ, ये बोहर्स का मॉडल का एक प्रिंसिपल है ना। बोहर ने जो पोस्टुलेट्स दिए थे कि क्या किस तरीके एटॉमिक मॉडल जो उन्होंने डिस्कस किया था रदरफोर्ड के बाद में, तो उसमें पोस्टुलेट में एक पोस्टुलेट ये था कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा, जो एल होगा, वो NH/2π के बराबर होगा। यहाँ पे n क्या है, n आप समझ गए होंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है ना, कौन से ऑर्बिटल नंबर पे घूम रहा है, फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे। h आप पढ़ चुके होंगे, प्लैंक्स कांस्टेंट बोला जाता है ना, ये नीचे लिख दिया हूं मैं, प्लैंक्स कांस्टेंट। और 2π तो अपने आप में आप जानते हो कांस्टेंट ही हुआ। तो जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी बोला जाता था। ऐसा क्यों बोला जाता था, क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल, n से इंटीग्रल मल्टीपल बोलेंगे 1 2 3 4, किसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा, रेड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर, मतलब h/2π को रेड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट भी बोल देते हैं हम लोग, है ना, या फिर h/2π, कुछ भी आप समझ लो। तो अब देखिए इस यहां से एक चीज हमें पता चलता है, जो हमारा पुराना इक्वेशन है देखो, वो ये बताता है कि म्यू, जो पीछे इक्वेशन आपने लिखा है, तो म्यू एल इज इक्वल टू आपने इतना निकाला है E/2π इंटू एल, ये निकाले हो अभी है ना, E/2m सॉरी अपॉन इंटू एल अभी निकाले हो। और एल की वैल्यू हमारे बोहर्स पोस्टुलेट से इतना लिखा जा सकता है, तो ये बनेगा म्यू एल इज इक्वल टू E/2m, और एल की वैल्यू आप लिखिए NH/2π। क्या मैं ये लिख सही, सबको समझ में आया ये बात, है ना। इसको अगर थोड़ा सा हम जुगाड़ बैठाएं तो इसको और थोड़ा सा बेहतर तरीके से हम साफ साफ करके ये लिख सकते हैं NEH/4 2 × 2 4 पाई इंटू m। कितने लोग समझ गए हो, कितने लोग दिख गया है कि ये n को छोड़िए बाकी पूरा नंबर कांस्टेंट है, कितने लोग समझ पा रहे हो, देखो ना, n को बाहर कर दीजिए, e इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट होता है, h प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, 4π कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, तो कुल मिला के ये n एक वेरिएबल हुआ। अच्छा ये बताओ n के सबसे छोटा वैल्यू क्या हो सकता है, 1, सबसे छोटा n क्या है, कौन से ऑर्बिट में घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन सबसे नजदीक फर्स्ट ऑर्बिट पे घूमेगा, तो n के सबसे छोटा वैल्यू क्या हो सकता है, 1। तो जब n सबसे छोटा होगा तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी सबसे छोटा होगा कि नहीं होगा, अरे भाई ये जब सबसे छोटा होगा तो ये भी सबसे छोटा होगा। तो बताओ ये म्यू एल का जो ये मिनिमम सफिक्स इसीलिए यूज किया क्योंकि म्यू एल का सबसे छोटा वैल्यू कितना हो सकता है, n की वैल्यू 1 डाल दीजिए, E/4πm। क्या सबको समझ में आया, है ना। और इस पूरे इसके जो वैल्यू आता है जो कि इसके बराबर होता है 9.27 इंटू 10 टू द पावर, ये 10 टू द पावर -24 है ना, 10 टू द पावर -24, ये जो है इसको पढ़ा जाता है किस नाम से, बोहर मैग्नेट्रॉन के नाम से पढ़ा जाता है, याद रहेगा। जो ये जो वैल्यू आया है, जो मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ रहा है ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन के लिए, जो कि EH/4πm आता है, इसको हम बोलते हैं बोहर मैग्नेट्रॉन, ठीक है, याद रहेगा सबको पक्का। अब आप 23 इसको